So in this video, I will be discussing about the ICMR guidelines for biomedical and health research involving human participants. This is a very important question which is asked in MD exam very frequently. Why? Because what is ICMR? ICMR is Indian Council of Medical Research. So ICMR provided a set of guidelines. What are these guidelines? These are guidelines. What type of guidelines? national these are national ethical guidelines. ठीक है, तो जो भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए नेशनल एथिकल गाइडलाइंस आईसीएमआर द्वारा बनाई गई थी. सो दीज वर फ्रेम्ड इन 2017, बट द डॉक्यूमेंट it's a very huge document compiling about 150 to 200 pages initially when these guidelines are provided in 2017. Then in 2018 they provided these guidelines in a short form, in form of a short handbook in 2018. Okay, so both of these documents are available on the official website of the ICMR. I will also try to provide the link of these documents in the description of this video. So in this video I will be describing these guidelines in a short, very short format, so that you can answer this question in the MD exam. Okay, so let's start from the okay. So what is the purpose of these guidelines? Why these guidelines were prepared? So all these guidelines are for the human research participants. So these are prepared to safeguard the dignity, rights, safety and well-being. Remember these 4 points. This is a general purpose of these guidelines. How this purpose is met will involve the general principles that must be followed by each person that is involved in this research. Okay, so you have to protect the dignity, right, safety and well-being of the participants. So who must follow these guidelines? ये guidelines किसके लिए बनाई गई हैं? कोई भी बंदा जो रिसर्च में इन्वॉल्व है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन है, एथिकल कमेटी है, रिसर्चर जो रिसर्च कर रहा है, स्पॉन्सर या फंडिंग एजेंसी है, सो ऑल ऑफ दीज विल फॉलो दीज गाइडलाइंस. हमारे अगर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन का अगर एग्जांपल लें तो पोस्ट ग्रेजुएशन में डिजर्टेशन होता है, जिसको अपन थीसिस भी बोल देते हैं, पर ये एक्चुअल में डिजर्टेशन प्लान होता है. तो डिजर्टेशन वर्क के लिए अपन रिसर्च कमेटी से भी अप्रूवल कराते हैं, एथिकल कमेटी से भी अप्रूवल कराते हैं, और कुछ जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अपन यूज़ करते हैं वो सब किसके आधार पे हो रहा है? जो भी आपको फॉर्मेट दिया जाता है वो इन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पे हो रहा है. ठीक है, वो अपन आके डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें होती हैं. सो अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस व्हाट शुड बी द पर्पज ऑफ ए रिसर्च? व्हाट शुड बी द पर्पज ऑफ ए रिसर्च? वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो कोई भी रिसर्च अगर कंडक्ट की जा रही है तो उसका क्या पर्पज होना चाहिए? सबसे पहला, एनहांसिंग नॉलेज वाइल मेंटेनिंग द सेंसिटिविटी. ओके, एनहांसिंग नॉलेज अबाउट व्हाट? अगर आप कोई ह्यूमन पर रिसर्च कर रहे हैं तो वो क्या, उससे नॉलेज किसके बारे में एनहांस होगी? नॉलेज अबाउट द ह्यूमन कंडीशंस. ओके, सो एनहांसिंग नॉलेज अबाउट द ह्यूमन कंडीशंस, तो ह्यूमन के बारे में अपनी नॉलेज को एनहांस करना. वाइल मेंटेनिंग सेंसिटिविटी, आपको सेंसिटिविटी जो भी जिस पे भी आप रिसर्च कर रहे हो उसके लिए आपको सेंसिटिविटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी. वाइल मेंटेनिंग सेंसिटिविटी फॉर व्हाट फॉर कल्चर, सोसाइटी, नेचर. जो भी पर्सन्स इंडियन कल्चर है, इंडियन सोसाइटी है या फिर इंडियन नेचर है, तो फॉर दीज you have to maintain the sensitivity while performing the research. Okay, अगला second purpose is these research should be conducted under the condition that no person or persons became mere means for the betterment of others. आपने कई मूवीज जैसे इसमें भी देखा होगा कि रिसर्च में मान लो कि एग्जाम्पल के लिए कि अनएजुकेटेड या फिर लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के जो बंदे होते हैं उन पे रिसर्च की जा रही है, और उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? एजुकेटेड लोगों को या फिर हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों को. ठीक है, सो दैट शुड नॉट बी देयर. योर रिसर्च शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट. ओके, एंड यू शुड डू ए प्रोफेशनल फेयर ट्रीटमेंट टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट यू इन्वॉल्व इन द रिसर्च. ओके, सो नो पर्सन और पर्सन्स बिकम मेयर मीन्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स. ओके, सो दैट्स वाई every human being who is subjected in this research, that should be dealt within a manner or conducive to and consistent with their dignity and well-being. वही जो आपको बेसिक पर्पज बताया था कि डिग्निटी, वेल-बीइंग इट शुड बी प्रोटेक्टेड अंडर कंडीशंस ऑफ प्रोफेशनल फेयर ट्रीटमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी. ठीक है. थर्ड पर्पज इज इट इज सब्जेक्टेड टू रेजिम ऑफ इवेल्युएशन एट ऑल स्टेजेस.
स्टेजेस क्या होती हैं किसी भी रिसर्च की? रिसर्च आप सबसे पहले तो उसका डिज़ाइन तैयार करते हो, ठीक है, डिज़ाइन तैयार किया, उसके बाद कंडक्ट करते हो और उसके बाद रिजल्ट आता है, ठीक है। तो डिज़ाइन, कंडक्ट एंड रिसर्च, रिजल्ट, तो तीन, ये बेसिकली तीन स्टेज होती हैं। तो इन तीनों स्टेज में किसी भी स्टेज पे थीसिस या डिसर्टेशन या फिर रिसर्च के किसी भी स्टेज पे मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेजेस पे इसको एवेलुएट किया जाना चाहिए कि कहीं पे भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी प्राइवेसी में या फिर उनके राइट्स पे कोई इशू तो नहीं आ रहा है। ओके, तो बार बार उनका एवेल्युएशन होना चाहिए, इसलिए बार बार हमें रिसर्च कमेटी से, एथिकल कमेटी से, इन सबसे अप्रूवल कराना पड़ता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर यू टू नो कि व्हाट इज़ द पर्पज़ फॉर मेकिंग पर्पज़ ऑफ ए रिसर्च, क्योंकि आप रिसर्च जब स्टार्ट करते हो तो आपका पर्पज़ पता होना चाहिए। अब इस पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। ये जनरल प्रिंसिपल टोटल हैं 12 जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द दीज गाइडलाइंस। ओके, तो ये आपको टिप्स पे होने चाहिए ताकि जब अगर एग्जाम में आए तो सबसे इंपॉर्टेंट यही 12 पॉइंट हैं जो आपको लिखने होंगे। आई एम गिविंग ए शॉर्टकट फॉर दीज प्रिंसिपल्स, PSM, ENT, ICE, TV, PSM, ENT, ICE और TV, ठीक है। तो दीज आर नॉट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज प्रोवाइडेड इन द डॉक्यूमेंट, बट दैट डजेंट मैटर, क्योंकि आपको सभी प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का ज़्यादा वो फर्क पड़ता नहीं है। सो लेट डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट है P फॉर प्रोफेशनल, P फॉर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या कहता है कि जो भी रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, रिसर्च शुड बी डन बाय ए पर्सन हु हैज़ रेलिवेंट क्वालिफिकेशंस। ऐसा नहीं है कोई भी रिसर्च करना स्टार्ट कर देगा, तो जिसके पास रेलिवेंट क्वालिफिकेशंस है ओनली देन दैट दोज पर्सन्स कैन कंडक्ट ए रिसर्च। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। ओके, नेक्स्ट इज SS फॉर प्रिंसिपल ऑफ सोशल हार्मनी, सोशल हार्मनी कह लो या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि कम्युनिटी के अंदर एक सोशल गाइडलाइंस होती हैं हर कम्युनिटी की, इंडिया की कम्युनिटी की अलग होगी, कहीं और की अलग होगी। सो जो सोशल हार्मोनी मेंटेन हो रखी है कम्युनिटी के अंदर, वो सोशल हार्मोनी वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू मस्ट नीड टू टेकन केयर ऑफ। ओके, नेक्स्ट, what is next? M, what is M? It is principle of maximization of benefit, maximization of benefit। कोई भी रिसर्च करने से पहले बेनिफिट और रिस्क दोनों को कंपेयर किया जाता है, बेनिफिट रिस्क असेसमेंट बोलते हैं उसको। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि बेनिफिट मैक्सिमम हो, और एक प्रिंसिपल इसी में आगे होता है R से, रिस्क मिनिमाइजेशन, रिस्क मिनिमाइजेशन, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल एंड दिस इज द फोर्थ प्रिंसिपल। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ बेनिफिट मतलब कि बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मिनिमाइजेशन दैट सेज दैट रिस्क शुड बी मिनिमम। ओके, सो यू हैव टू असेस थोरोली बिफोर कंडक्टिंग रिसर्च की ये चीज़ मेंटेन हो। उसके बाद फिफ्थ प्रिंसिपल, फिफ्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एसेंशियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एसेंशियलिटी। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ एसेंशियलिटी? इसका मतलब ये होता है कि यू हैव गॉन थ्रू ए थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक ऑन विच यू वांट टू कंडक्ट द रिसर्च। आपने एक थोरो अंडरस्टैंडिंग किया है, जितने भी उससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनकी स्टडी की है, और जितने भी अदर अल्टरनेटिव हैं उन सबको कंसिडर किया है। आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ ऑल अल्टरनेटिव्स इन लाइट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, इट इज़ एसेंशियल टू यूज ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स इन दिस रिसर्च। ठीक है, तो आपको वो एसेंशियलिटी देखनी है, आपको वो एसेंशियलिटी देखनी है कि क्या ये रिसर्च इतनी एसेंशियल है ह्यूमन पार्टिसिपेंट पे करनी, जितना पहले से अपने पास जो लिटरेचर है उसको स्टडी करने के बाद भी ये इतनी एसेंशियल है या नहीं। अगर वो है एसेंशियल, ज़रूरी है, तो ही आपको वो रिसर्च कंडक्ट करनी चाहिए। सो दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ एसेंशियलिटी।
Next is principle of non-exploitation. N for non-exploitation. Non-exploitation, ये क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्सप्लॉयटेशन, इट स्टेट्स, आपको किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, बेसिक इसका मतलब ये है। नॉन एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो सकता है? जब भी आप सिलेक्ट करते हो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को, दे शुड बी इक्विटेबली सिलेक्टेड। ओके, सबको एक क्या बोलते हैं, रैंडमाइजेशन प्रोसेस से और इक्विटेबली सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। एंड स्पेशल केयर फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स, अगर आपके रिसर्च पार्टिसिपेंट में कोई स्पेशल वल्नरेबल ग्रुप है, जैसे कि बच्चे हैं, आप बच्चों पे रिसर्च कर रहे हो, तो उनके लिए स्पेशल केयर ज़रूरी है, क्योंकि उनको चांस होता है कि स्पेशल वल्नरेबल ग्रुप में उनको एडिशनल हार्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, आप उनकी प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हो या फिर उनके डाटा को कहाँ पे यूज़ कर रहे हो। तो उनके उस केस में स्पेशल केयर शुड बी गिवन टू स्पेशल वल्नरेबल ग्रुप and all human research participants should be equitably selected. So this is principle of non-exploitation. This is principle of non-exploitation. अगला T. What is T? It is principle of transparency and accountability. T and A, transparency and accountability. मतलब साफ है कि आप जो भी आप रिसर्च का डिज़ाइन किया, प्लान किया, कंडक्ट किया, फिर रिजल्ट आया, जो आउटकम आया, वो उस पूरे प्रोसेस में ये एवरीथिंग दैट, इसमें जब आप इसको पब्लिकली आप इसको प्रेजेंट करोगे, पब्लिक डोमेन में जब ये रिसर्च आएगी, तो उस टाइम पे किसी भी तरीके से पार्टिसिपेंट की प्राइवेसी का राइट, द राइट टू प्राइवेसी ऑफ पार्टिसिपेंट, दैट शुड नॉट बी हैम्पर्ड। ओके, तो प्राइवेसी मेंटेन करनी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर तभी इसको ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो मेंटेन हो पाएगी। तो पब्लिक डोमेन में जब भी लाते हो तो प्रॉपर कंसेंट के साथ या उसका लाना ज़रूरी है या नहीं, वो प्रॉपर उसका थोड़ा एनालिसिस करने के बाद ही लेके आना है। आई फॉर प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, इसका मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का मतलब होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, अगर कोई वो रिसर्च, उसके अंदर रिसर्च हो रही है, मान लो कि हमारा कॉलेज है, वहाँ पे रिसर्च हो रही है, तो उसकी एक अपनी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, और वो जो भी रिसर्चें हो रही हैं उसके लिए वो अपनी खुद की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इंस्टीट्यूशन की मतलब सिर्फ रिसर्चर का काम नहीं है कि वो हर चीज़ को देखें, इंस्टीट्यूशन का भी अपना काम है, तभी तो रिसर्च कमेटी, एथिकल कमेटी सब बनाई जाती हैं। और अगर आप इंस्टीट्यूशन में अलग अलग लेवल में, अलग अलग डिपार्टमेंट में रिसर्च कर रहे हो, तो इंटर डिपार्टमेंटल रिलेशंस जो होना, इंटर डिपार्टमेंटल क्या बोलेंगे उसको, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो स्मूथली हो सके और उनकी प्राइवेसी ब्रीच ना हो पाए। थर्ड, सी फॉर इट इज़ ए प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। सो अभी तक अपन पढ़ चुके हैं कि देयर इज़ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जिसमें हमने ये कहा कि जब पब्लिक डोमेन में रिसर्च का कोई भी पोर्शन आता है तो राइट ऑफ प्राइवेसी मेंटेन होना चाहिए। ये उससे अलग कैसे है? कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी वाला ये कहता है कि जब कोई भी आइडेंटिटी या रिकॉर्ड्स हैं उनका एक्सेस, एक्चुअली ये कुछ उसी से मैच होता है। तो इसमें जो भी रिकॉर्ड्स हैं पब्लिक के या फिर जो भी रिसर्च पार्टिसिपेंट्स उनकी रिकॉर्ड हैं आइडेंटिटी के, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे उनकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है, तो उनका एक्सेस सिर्फ ऑथोराइज पर्सन को होना चाहिए, ठीक है, कोई भी ब्रीच नहीं होना चाहिए। ब्रीच अगर करना भी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे ब्रीच करना पड़ सकता है, जैसे कि मान लो किसी रिसर्च पार्टिसिपेंट में सुसाइडल टेंडेंसी मिलती है या होमिसाइडल टेंडेंसी मिलती है, या फिर HIV पॉजिटिव स्टेटस है किसी का, तो ये सब चीज़ें, इनमें आपको ब्रीच करने के लिए, अगर आपको इनमें ब्रीच करना भी है तो उसके लिए एथिकल कमेटी को इन्फॉर्म करके प्रॉपर क्या बोलते हैं, प्रॉपर प्रोसेस से उसको ब्रीच करना है। यानी कि आपको अगर पता चल गया और आपने वो उनकी तो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है, तो उसी का डिटेल डिस्क्रिप्शन है एक तरीके से। अगला है ई फॉर प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, किसी भी तरीके से आपकी रिसर्च जो होती है वो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। अगला है प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टोटलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
जो भी रिसर्च कर रहे हो उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, ठीक है। सिर्फ आप पे नहीं, जो भी बंदा इस रिसर्च में इन्वॉल्व है, ऑल स्टेक होल्डर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। आपने मरीज की या रिसर्च पार्टिसिपेंट की प्राइवेसी ब्रीच की तो आप रिस्पॉन्सिबल, या फंडिंग एजेंसी ने किसी तरीके से उनके डाटा का गलत इस्तेमाल किया तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है, इंस्टीट्यूशन ने गलत तरीके से डाटा का इस्तेमाल किया वो भी रिस्पॉन्सिबल है। सो टोटलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा का पूरा आप पे है। नेक्स्ट इज लास्ट एंड फाइनल इज प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटियरनेस। वॉलंटियरनेस, व्हाट इज दिस प्रिंसिपल? जैसा ही नाम से पता चल रहा है कि वॉलंटरी का मतलब क्या है, यू हैव टू रिस्पेक्ट द राइट ऑफ पार्टिसिपेंट। ओके, पार्टिसिपेंट की खुद की चॉइस होनी चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करना चाहता है या नहीं, उसको अपना फोर्स करना है ना किसी चीज़ का लालच देना है। और अगर इवन इन बिटवीन द रिसर्च वो छोड़ के जाना चाहता है तो वो जा सकता है। ये चीज़ आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट में मैंडेटरी लिखनी है कि वो बीच में कभी भी छोड़ के जा सकता है, ठीक है। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटियरनेस। सो दीज आर द 12 बेसिक प्रिंसिपल्स। PSM, ENTIST, बीच में एक आर, मैक्सिमाइजेशन ऑफ बेनिफिट होता है या रिस्क मिनिमाइजेशन होता है, तो PSM R ENTIST। जस्ट रिमेंबर दिस निमोनिक एंड रिमेंबर ऑल दिस प्रिंसिपल्स। दिस इज, अब तक जितना आपने पढ़ लिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। इसके आगे है, अगर आपको टाइम मिलता है आप आगे और डिटेलिंग में इसको समझना चाहते हैं तो उसमें आपको ये डॉक्यूमेंट आगे एक्सप्लेन करता है कि व्हाट आर द जनरल इश्यूज दैट मस्ट बी केप्ट इन फोकस। जनरली आपको कौन से इशू एनकाउंटर होते हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक निमोनिक बनाया है कि ABCD एंड VIP। सो A फॉर एंसिलरी केयर। एंसिलरी केयर इसका मतलब क्या है, प्रॉपर मेडिकल केयर आपको देना है। कोई भी, मान लो कि आप रिसर्च में किसी बंदे को नॉन रिसर्च रिलेटेड कंडीशन इन्वॉल्व हो गई या फिर कोई इंसिडेंटल फाइंडिंग आएगी ड्यूरिंग द रिसर्च कोर्स, सो उस केस में आपको उसको फ्री मेडिकल केयर देना चाहिए या देने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर एंसिलरी केयर शुड बी गिवन। तो जनरल इशू है जो आपके उसमें आ सकते हैं, तो इसलिए इस डॉक्यूमेंट में अलग से मेंशन किए हुए। बी आपको बताया था मैंने, बेनिफिट रिस्क असेसमेंट होता है, तो जिसमें आप बेनिफिट और रिस्क को असेस करते हो। C3 का मतलब क्या है, पहला होता है C फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, आपका प्राइमरी इंटरेस्ट रिसर्च में क्या है, प्राइमरी इंटरेस्ट और सेकेंडरी इंटरेस्ट। प्राइमरी इंटरेस्ट आपका हमेशा होना चाहिए पार्टिसिपेंट की केयर, पार्टिसिपेंट वेलफेयर, ठीक है। पार्टिसिपेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी जो भी है वो सब सेकेंडरी है कि आपको एकेडमिक पर्पज से है या फाइनेंशियल पर्पज से, ऑल दिस थिंग्स शुड बी केप्ट सेकेंडरी। ओके, सो प्राइमरी इंटरेस्ट इज कंपलसरी, देयर शुड नॉट बी ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि आप वो एक तरीके से आप रास्ते से ही भटक जाओगे अगर उस तरफ चले गए तो। अगला कम्युनिटी एंगेजमेंट। इसमें क्या होता है, कोई ऐसी रिसर्च है जिसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व करनी पड़ रही है तो उसमें आप कम्युनिटी एडवाइजरी बोर्ड को गठित कर सकते हो, या कम्युनिटी एडवाइजरी ग्रुप्स भी होते हैं। ओके, कम्युनिटी एडवाइजरी बोर्ड या कम्युनिटी एडवाइजरी ग्रुप जो एक तरह से आपके बीच में काम कर सकते हैं, मतलब आपको कम्युनिटी से कम्युनिकेट करने में ये हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो ये कंस्ट्रक्ट करके आप उनसे इन्वॉल्व हो सकते हो, जो भी कम्युनिटी के पढ़े लिखे आदमी या अच्छे जिनको रिस्पेक्ट है कम्युनिटी में, वो इसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। तीसरा C का मतलब होता है कंपनसेशन फॉर रिसर्च रिलेटेड हार्म। फॉर रिसर्च रिलेटेड हार्म, मान लो रिसर्च में किसी तरह का किसी को हार्म हो जाए, मान लो कि आप किसी रिसर्च में बंदे के एक्सरे करा रहे हो, तो एक्सरे एक्सपोजर से उसको कुछ हो गया, स्किन पे कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया, स्किन का बर्निंग हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, तो उसमें उसको कंपनसेशन देना आपको, ठीक है। तो कंपनसेशन फॉर रिसर्च हार्म, सो दैट आल्सो यू कैन आप रिसर्च के टाइम पे ये दिक्कत आपको आ सकती है। ओके, देन नेक्स्ट इज D। व्हाट इज D? D फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब क्या है, वही जो मैंने बताया था कि इक्विटेबली सिलेक्ट करना चाहिए आपको। जो भी रिसर्च पार्टिसिपेंट्स आप सिलेक्ट कर रहे हो दे शुड बी इक्विटेबली सिलेक्टेड। ओके, प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्सप्लॉयटेशन में मैंने आपको बताया था जैसे कि हर बंदे को इक्विटेबली सिलेक्ट करना है ताकि रिजल्ट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, एक पर्टिकुलर ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करना है। वी होता है वल्नरेबल और स्पेशल ग्रुप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वल्नरेबल और स्पेशल ग्रुप जो होता है उसमें आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि देयर इज इंक्रीज्ड लाइकलीहुड ऑफ इंक्योरिंग एडिशनल हार्म।
ठीक है, एडिशनल हार्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि वे खुद के इंटरेस्ट को या खुद के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में इनकेपेबल हैं, जैसे कि चिल्ड्रन या मेंटल पेशेंट्स। ओके, सो दे आर मोर प्रोन फॉर एडिशनल हार्म। दैट्स वाई यू नीड टू गिव ए स्पेशल केयर फॉर दिस vulnerable groups. Next is I for informed consent process. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे एक अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ इन्फॉर्म्ड कंसेंट पे। तो इसमें तो वैसे तो इसी डॉक्यूमेंट में इन्फॉर्म्ड कंसेंट के 10 एलिमेंट्स और बाकी सब डिटेल में आगे डिस्क्राइब किया गया है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट में क्या क्या आपको लेना है। तो बेसिकली इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस में क्या होता है, एक अपन रिस्क को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट में एक तो प्राइवेसी को उसको पूरी ट्रांसपेरेंसी शो की जाती है, प्रॉपर कंसेंट को डिटेल कंसेंट लिया जाता है, साथ ही उसमें रिस्क का कैटेगराइजेशन किया जाता है। तो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, लेस देन मिनिमल रिस्क, मिनिमल रिस्क, लो रिस्क और हाई रिस्क। तो ऐसी 4 कैटेगरी बना रखी हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस में। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट को एक अपने आप में डिटेल्ड क्वेश्चन है, तो इसको एक अलग से भी वीडियो में लेके आऊँगा। देन उसके बाद है पी फॉर पी दो हैं, पी फॉर पेमेंट फॉर पार्टिसिपेशन। ठीक है, पेमेंट फॉर पार्टिसिपेशन एक तो होता है कि ये आप दे सकते हो पर उसको अच्छे से, इसमें जैसे क्या चीज़ होंगी, अननेसेसरी आपको वो नहीं देना है, ल्योरिंग नहीं करनी है। इसमें आप जैसे ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गए या इस तरह की कोई चीज़ हो जिसमें जो रेलिवेंट हो, वो पेमेंट फॉर पार्टिसिपेशन आप दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पोस्ट रिसर्च एक्सेस। मैंने बताया था कि रिसर्च हो गई, कंप्लीट हो गई, जो भी डाटा कंपाइल अप हुआ और उससे जो बेनिफिट होगा, रिसर्च का जो रिजल्ट आया और उससे जो बेनिफिट होगा, ठीक है, दैट शुड बी मेड एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज़ और पॉपुलेशंस वेर एवर रेलिवेंट। जहाँ पे भी रेलिवेंट हो या वहाँ पे ये अवेलेबल कराना चाहिए। इसको अपने फ़ायदे के लिए या फिर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी प्राइवेसी ब्रीच करने के लिए ये सब यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, दिस शुड बी अवेलेबल टू द रेलिवेंट पीपल। देन दिस डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च। ये जब आप अपना जो भी डिसर्टेशन प्लान बनाते हो तो रिसर्च कमेटी से अप्रूव करवाना होता है पहले, तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट में अलग से वो दिया गया है हेडिंग। तो इसके लिए क्या होता है, प्रॉपर रिसर्च ऑफिस होता है आपके किसी भी इंस्टीट्यूशन में, जहाँ भी कॉलेज में कर रहे हो तो कॉलेज में होगा, जैसे अपने में है रिसर्च कमेटी। ठीक है, तो रिसर्च ऑफिस होता है। इसका मेन काम क्या होता है, मेजर कंपोनेंट इसके क्या होता है, ये किसी भी रिसर्च की वैल्यूज़ एंड पॉलिसीज डिटरमाइन करती है। रिसर्च का प्लान और कंडक्ट, सबसे पहले प्लान वही देखती है, कंडक्ट देखती है, रिव्यू करती है, रिपोर्ट करती है, ऑथरशिप, रिस्पॉन्सिबल ऑथरशिप शुड बी टेक केयर करती है, और पब्लिकेशन एस्पेक्ट्स को भी देखती है। ओके, सो मैन इज प्लानिंग एंड कंडक्ट रिसर्च, तो हर स्टेप पे इवेलुएट करेगी। इथिकल रिव्यू प्रोसीजर, दूसरी कमेटी जहाँ से आप अप्रूवल लेते हो वो कौन सी होती है, एथिकल कमेटी। ठीक है, एथिकल कमेटी का काम क्या होता है, साइंटिफिक एंड इथिकल रिव्यू। एथिकल कमेटी क्या कर दी है, साइंटिफिक एंड इथिकल रिव्यू ऑफ रिसर्च प्रपोजल्स। ठीक है, इसकी वेल डिफाइंड एसओपीज होती हैं फॉर ऑल फंक्शंस। आप इथिकल कमेटी में ज़्यादा डिटेलिंग करते हो कि कौन सा क्या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, क्या वो हर चीज़ उसमें डालते हो। ठीक है, उसकी वेल डिफाइंड एसओपीज होती हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट इस पोर्शन में ये डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब करता है इथिकल कमेटी का कंपोजिशन, एफिलिएशंस की, इसमें जो जो बंदे हैं जिस भी पद पे हैं वो कौन कौन से एफिलिएटेड होंगे या नॉन एफिलिएटेड होंगे, क्वालिफिकेशंस क्या होंगी उनकी एथिकल कमेटी के मेंबर्स की, वो सब इसमें डिस्क्राइब होता है। ठीक है, तो रिसर्च कमेटी से अप्रूव करवा लिया, एथिकल कमेटी से भी अप्रूव करवाना पड़ेगा फिर आपको। फिर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस जो कि मैंने उसमें बताया था कि ये दिक्कत आती है, तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट को इसको डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है, एक वॉलंटरी रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट डॉक्यूमेंट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, पार्टिसिपेंट इंफॉर्मेशन सीट और इन्फॉर्म्ड कंसेंट। रिसर्च में आपने थीसिस बनाते वक्त देखा भी होगा कि ये दोनों अलग अलग आप लेते हो। ठीक है, ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट डॉक्यूमेंट का ही पार्ट होती हैं। ठीक, दैट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच पार्टिसिपेंट टू प्रोटेक्ट ईच इंडिविजुअल्स फ्रीडम ऑफ चॉइस। ठीक है, कंसेंट में आपको प्रॉपरली ये लिखना है कि भी आपको ये आपका टॉपिक है, इस चीज़ के लिए आप रिसर्च कर रहे हो और इसमें आप कभी भी रिसर्च को बीच में छोड़ के जा सकते हो या कभी भी कट ऑफ हो सकते हो। इट्स द चॉइस ऑफ पार्टिसिपेंट। ठीक है, यही पार्टिसिपेंट इन्फॉर्मेशन शीट में भी उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है।
इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस के 10 एलिमेंट्स होते हैं, वो इस पोर्शन में डिस्क्राइब किए गए हैं। और ये आपको मैं बार बार बताया जा रहा हूँ कि स्पेशल केयर शुड बी गिवन टू द वल्नरेबल ग्रुप्स। ठीक है, अब वल्नरेबल ग्रुप को क्यों लिया गया है, तो उसके लिए रिसर्चर्स को जस्टिफाई करना पड़ेगा इंक्लूजन और एक्सक्लूजन कि आप क्यों ले रहे हो। उसके बाद दिस डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ड्रग्स एंड अदर इंटरवेंशंस। क्लिनिकली जहाँ भी आप ह्यूमंस से इन्वॉल्व होते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो गया या ड्रग्स का काम हो गया, तो आपको ये कंडक्ट करना है इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग गाइडलाइंस, हेलो या फिर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। पहला इंडियन जीसीपी गाइडलाइंस, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस। आजकल ये कंपलसरी भी हो गया है पीजी के लिए कि जीसीपी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो इंडियन जीसीपी गाइडलाइंस, तो उन वो पहले आपको सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको समझ में आएगा कि गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन क्या है, फिर आपको रिसर्च करनी है। दूसरा है डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पीजी में अलग से पूछा जाता है, इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी की जो गाइडलाइन है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चौथा है यही जो अपन पढ़ रहे हैं कि बायोमेडिकल और हेल्थ रिसर्च की जो आईसीएमआर गाइडलाइंस है वो। अगला, अगर ड्रग्स इन्वॉल्व हैं तो ड्रग्स का ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजी एग्जाम एंड इट्स, अगर आप ड्रग्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये गाइडलाइन और अमेंडमेंट अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी आप स्पेसिफिक रिसर्च करने हैं उस पर अदर एप्लीकेबल रेगुलेशन या गाइडलाइन है तो आपको फॉलो करनी है। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिक गाइडलाइंस डिस्क्राइब की गई हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक रिसर्च कर रहे हो जैसे कि पब्लिक हेल्थ रिसर्च या फिर सोशल बिहेवियर रिसर्च, साइंस रिसर्च कर रहे हो, तो उसके लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी गई है कि उसमें क्या क्या ध्यान रखना आपको। इसी तरह से ह्यूमन जेनेटिक टेस्टिंग और रिसर्च के लिए अलग से दिया गया है, और उसके अलावा बायोलॉजिकल मटेरियल, बायो बैंकिंग एंड डाटाबेसिस के लिए दिया गया है, और फिर रिसर्च ड्यूरिंग ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज और डिजास्टर, इन केसेज में कैसे करनी है उनके लिए दिया गया है। तो चारों अपने आप में इसमें अलग अलग दिए गए हैं जो आपको पता होने चाहिए। थैंक यू, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट पोर्शंस थे उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें और आ रहे हैं, जैसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी हो गया, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट हो गया, इनका सब अलग से बनेगा। थैंक यू।